जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब आगे बावरा मन भाग 29। उनके जाते ही श्रेयांश ने दिया को कॉल लगाया। हाँ बोलो, कैसा माहौल चल रहा है वहां पर, क्या हो रहा है? दिया ने कहा तो श्रेयांश ने सारी बातें बता दी जो यहाँ पर हुई थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। यहाँ पर जानू भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके दिल में यह बात पूरी तरीके से बैठ गई है कि अभिमान जीजू ने उसे धोखा दिया। बहुत हठ है, वह बहुत दुखी है, किसी से बात नहीं कर रही है और वहां अभिमान जीजू का भी वही हाल है। सच कह रही हूँ श्रेय, बहुत तकलीफ होती है दोनों को देखकर। पर क्या करूँ, गलती तो हुई है ना, अब वो हमारे बड़े हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ दिया, गलत हुआ है क्योंकि बदले के लिए किसी एक इंसान को टारगेट करना और उसे इस तरीके से फंसाना तो गलत है। अगर आपको लड़ना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ जाह्नवी भाभी की नहीं है, वो तो तेजा चाचा की बेटी है। अगर वह चाचा की बेटी नहीं भी होती तब भी के बदले के लिए किसी मासूम को टारगेट करना सही नहीं है। क्यों हमेशा लोग बदले के लिए बच्चों को या लड़कियों को ही मोहरा बनाते हैं? श्रेय बोली, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बदला ऐसे क्यों। अगर लड़ना है तो बराबर के लोगों की लड़ाई होना चाहिए। दिया ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। अगर बदला ही लेना था तो क्यों अभिमान भैया को ही बोला गया जानू भाभी को फंसाने के लिए? क्यों रिद्धिमा दीदी को नहीं कहा गया करण के साथ धोखा करने के लिए? क्यों? क्योंकि कमजोर कड़ी हमेशा लड़की को समझा जाता है, इसलिए वार हमेशा उस पर होता है। करण को अगर टारगेट किया जाता तो हो सकता है पासा उल्टा पड़ता, इसलिए जानू भाभी को चुना गया। यही मानसिकता है हमारे समाज की, हमेशा कमजोर कड़ी को चुनते हैं और हमारे यहाँ कमजोर कड़ी हमेशा लड़कियां और बच्चे रहते हैं। इसलिए लोग बदला लेना हो या अपनी भड़ास निकालना हो, अपना गुस्सा निकलना हो या कोई भी हरकत करनी हो, हर समय टारगेट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को करते हैं या फिर नासमझ मासूम बच्चों को। श्रेय बोला, तुम परेशान मत हो, इस बात की खुशी है मुझे कि सब कुछ सही हो गया, बस अब जानू और जीजू का रिश्ता भी सुधर जाए, वरना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। दिया ने कहा, देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी तुम चिंता मत करो, सब सही होगा और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों को ही अभिमान भैया और भाभी को भी संभालना होगा। श्रेयांश बोला, ठीक है अब रखती हूँ, जाती हूँ जानू के पास। दिया बोली और कॉल कट करके अपने कमरे में चली गई। जानू तुम अब तक सोई नहीं? दिया ने कमरे में आकर कहा तो जानू ने उसकी तरफ देखा। नहीं, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमारी मदद करोगी। जानू बोली, हाँ तो मैंने मना कब किया? उद्धरण चिन्ह, जब हम केस फाइल करेंगे तलाक का तो हमें गवाह चाहिए होंगे जो ये साबित करे कि अभिमान वाजपेयी ने हमें धोखा दिया है, और इन सब का सब चीजों में सबसे बड़ी गवाह तुम हो। क्या तुम हमारे लिए गवाही दोगी? जानू ने कहा तो एक पल को दिया का दिल कांप उठा और साथ ही साथ उसे बेहद तकलीफ हुई। कैसी बातें कर रही हो जानू? गुस्सा नाराजगी अपनी जगह है, पर इस तरीके से तलाक तो नहीं लिया जाता ना। रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। दिया बोली, तुम हमारा साथ दोगी या नहीं दोगी? जानू दोबारा बोली, प्लीज जानू ये बचपना छोड़ो, मैं मानती हूँ कि गलती की उन्होंने, पर एक गलती तो माफ की जा सकती है ना। अभिमान जीजू की आज की तारीख में तुम्हें बहुत चाहते हैं, इस बात को तुम इनकार नहीं कर सकती। दिया ने कहा, तुम हमारा साथ दोगी या नहीं दोगी, आखिरी बार पूछ रहे हैं हम। जानू ने सख्ती से कहा तो दिया ने गहरी सांस ली। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम जो बोलोगी वह करूंगी, बस हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। दिया बोली, ठीक है तो कल जब शॉपिंग करने चलेंगे तो हमारे साथ में कहीं चलना होगा और किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जानू ने कहा, पर जाना कहाँ है? दिया बोली, लॉयर के पास, बाकी कल पता चल जाएगा। जानू बोली और बिस्तर पर जाकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उद्धरण चिन्ह, जानू हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या? दिया बोली, नहीं हमें नींद आ रही है, सोने दो हमें। जानू ने कहा और आंखें बंद कर ली। दिया के पास उसके बाद कुछ भी कहने सुनने के लिए नहीं बचा तो उसने भी लाइट ऑफ की और आकर लेट गई। लाइट बंद होते ही जानू ने आंखें खोली और आंखों में आए आंसू साफ किए। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, पर हम मजबूर हैं, नहीं माफ कर पा रहे हैं हम आपको, पता नहीं क्यों। शायद दुनिया की नज़र में हम गलत हो, पर हमें बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है ये बात कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने हमें चीट किया। हम आपके लिए हम एक टारगेट थे, सिर्फ टारगेट जिसे आपको पूरा करना था।
जानू ने खुद से ही कहा और फिर आंखें भींच ली, पर अभिमान के साथ बिताया एक एक लम्हा उसकी आंखों के आगे आकर गुजरने लगा। कभी कभी लगता है कि काश ये सब सपना होता और जो बातें हमने सुनी वह सुनी ही नहीं होती। कितना खूबसूरत था सब कुछ आपके साथ मान, पर आपकी सच्चाई और धोखे ने तोड़ दिया है। आप सच्चाई को बदल नहीं सकते और सपना सपना होता है और यह हकीकत है आपकी और हमारी हकीकत। और अब इसी हकीकत के साथ हमें रहना है, जानू ने खुद से ही कहा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। उधर करण, रिद्धिमा, जिया और रमा को लेके आगरा पहुंच गए। अब तक इन सब बातों की खबर जिया ने वीरेंद्र को भी दे दी थी, तो वो भी अपने परिवार के साथ वापस आ गए। सबने करण और रिद्धिमा का स्वागत किया और उनका गृह प्रवेश कराया। उसके बाद रमा और उसकी देवरानी ने दोनों की कुछ रस्में और पूजन कराया और फिर रिद्धिमा को करण के कमरे में छोड़ दिया। भाभी ये जानते हुए कि इतना सब रिद्धिमा और उसके परिवार के कारण, मतलब कि भैया भी गिरफ्तार हो गए, फिर भी आपको करण और रिद्धिमा के रिश्ते से आपत्ति नहीं? वीरेंद्र बोले, नहीं, क्योंकि गलत तुम्हारे भैया थे। तुम्हारे भैया कारण के बहुत कुछ बर्बाद हुआ। उन्होंने सालों पहले भी गलती की थी और उन्होंने आज सालों बाद भी गलती की, तो सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। करण की, रिद्धिमा की और जानू की तो कहीं से कोई गलती ही नहीं है, रमा ने कहा। तो वीरेंद्र ने जिया की तरफ देखा। सही कह रही है वह। रविंद्र ने हमेशा अपनी चलाए, अपने गुरूर, अपने अहंकार को सामने रखा। इसी का नतीजा था कि मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हुई। कविता की जहां जान चली गई, वह सविता सालों तक गुमनामी की जिंदगी जीती रही। मेरे सभी बच्चे एक बराबर हैं मेरे लिए। मैं मानती हूं कि उस समय मैं विरोध नहीं कर पाए, मैं रविंद्र को नहीं रोक पाई, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वही बातें अब तक चलती रहे। रविंद्र ने जो किया उसकी सजा उसे कानून दे देगा, पर बाकी बच्चों की कहीं से कोई गलती नहीं है, तो उन्हें हम सजा क्यों दें? इसलिए हमने खुशी खुशी रिद्धिमा को स्वीकार किया है, तो वही अभियान और जानू का रिश्ता भी भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। जिया ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ। तभी वीरेंद्र की वाइफ बोली, ठीक है माँ, बस आप लोगों का पक्ष जानना चाह रहा था, क्योंकि भाई साहब की तरफ से मेरे पास खबर आई थी कि मैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश करूं। वकील की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, पर मैं आप लोगों का मन जानना चाह रहा था कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी हमेशा से भाई साहब ही गलत लगे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी सुनी है और किसी की नहीं। सविता और कविता को मैं भी बहुत चाहता था, और उस समय जब वह घटना हुई तब मैं यहाँ नहीं था। इस बात का मुझे भी अफसोस है। अगर मैं होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, पर बाद में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। मुझे तो आपका बहुत बहुत एहसान है भाभी, कि आपके कारण कम से कम मेरी एक बहन जिंदा है और आज अपने परिवार के साथ सुखी है। वीरेंद्र ने कहा, हाँ, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि पुरानी बातों को यहीं खत्म करो। आगे कभी भी रिद्धिमा के सामने भी इस तरह की चर्चा मत करना। उसे हम लोगों ने दिल से अपनाया है। करण उसे चाहता है। करण और रिद्धिमा ने एक दूसरे को चुना है, और अब हमें पुरानी बातों को लेकर या पुरानी दुश्मनी की चर्चा करके नए रिश्तों में किसी भी तरह की खटास नहीं लानी चाहिए। जिया बोली, जी माँ, मैं समझ गया। मेरी तरफ से कभी दोबारा बात नहीं होगी। वीरेंद्र बोले, और फिर वह भी उठकर अपने कमरे में चले गए। जाओ तुम भी आराम करो, बहुत रात हो गई है, पूरा दिन निकल गया आने जाने में। जिया बोली और उठकर जाने लगी। माँ, क्या आपको मैं गलत लगती हूँ और सिर्फ मेरा मन रखने के लिए आप मेरा साथ दे रही हो? रमा ने जिया का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। मुझे तुम बहुत सही लगती हो। सच कहूं तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर आए। भले तुम सामने कभी रविंदर का विरोध नहीं कर पाए, पर पीठ पीछे तुमने इस घर का भला चाहा और उसके खिलाफ जाकर चीजें की। चाहे फिर वह सविता को बचाना हो, जानू को जिंदा रखना हो, उसे पढ़ाना लिखाना हो, या फिर आज जाकर जानू की सच्चाई उस घर में बताकर सब कुछ सही करना हो। मुझे बहुत खुशी है रमा कि तुम एक समझदार औरत निकली। काश कि मेरा रविंद्र भी ऐसा ही होता, तो आज बहुत कुछ सही होता और उसे यूं सजा न मिल रही होती। जिया ने कहा और गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चली गई। जानती हूं माँ, आपके बेटे हैं, वह तो तकलीफ तो आपको हो रही होगी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज सालों बाद ही सही आप कम से कम सही और गलत के बीच चुनने में कामयाब रही, और अपना फैसला लेने में भी। अगर यही हिम्मत है अपने सालों पहले दिखाई होती तो आप सबकी जिंदगी कुछ अलग तरीके की होती। पर कोई बात नहीं है, अब सब ठीक हो गया है, तो अब मुझे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है, रमा ने कहा और वह अपने कमरे चली गई। करण के कमरे में करण बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। रिद्धिमा ने जाकर उसके कंधे पर सिर टिका लिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? रिद्धि बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि जब जानू को सारा सच पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी।
तुमने हालांकि अभिमान को समझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि अभिमान जानू को समझा देगा, पर फिर भी न जाने क्यों मन में एक डर लग रहा जानू को लेकर। करण ने रिद्धिमा की आंखों में देखा। बहुत नाजुक दिल है उसका। वह लोगों पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं कर पाती है। बहुत कम लोगों पर विश्वास है उसे, जैसे कि माँ में, और उसके बाद शायद अभिमान। अभिमान का धोखा कहीं उसे तोड़ ना दे। करण बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुन्ना उसे समझा देगा, संभाल लेगा, और फिर पूरे घर के लोग भी तो है, सब समझा देंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम हो, मैं हूं, हम लोग सब सही करने की कोशिश करेंगे करण, क्योंकि जो बीत चुका है वह हमारे हाथ में नहीं था, पर आने वाला कल हमारे हाथ में है। और उस आने वाले कल में मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मुन्ना और जानू भी हमेशा खुश रहे, पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जिए। रिद्धिमा बोली। उधर करण, रिद्धिमा, जिया और रमा को लेके आगरा पहुंच गए। अब तक इन सब बातों की खबर जिया ने वीरेंद्र को भी दे दी थी, तो वो भी अपने परिवार के साथ वापस आ गए। सबने करण और रिद्धिमा का स्वागत किया और उनका गृह प्रवेश कराया। उसके बाद रमा और उसकी देवरानी ने दोनों की कुछ रस्में और पूजन कराया और फिर रिद्धिमा को करण के कमरे में छोड़ दिया। भाभी ये जानते हुए कि इतना सब रिद्धिमा और उसके परिवार के कारण, मतलब कि भैया भी गिरफ्तार हो गए, फिर भी आपको करण और रिद्धिमा के रिश्ते से आपत्ति नहीं? वीरेंद्र बोले, नहीं, क्योंकि गलत तुम्हारे भैया थे, तुम्हारे भैया कारण के बहुत कुछ बर्बाद हुआ। उन्होंने सालों पहले भी गलती की थी और उन्होंने आज सालों बाद भी गलती की, तो सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। करण की, रिद्धिमा की और जानू की तो कहीं से कोई गलती ही नहीं है, रमा ने कहा। तो वीरेंद्र ने जिया की तरफ देखा। सही कह रही है वह। रविंद्र ने हमेशा अपनी चलाए, अपने गुरूर, अपने अहंकार को सामने रखा, इसी का नतीजा था कि मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हुई। कविता की जहां जान चली गई, वह सविता सालों तक गुमनामी की जिंदगी जीती रही। मेरे सभी बच्चे एक बराबर हैं मेरे लिए। मैं मानती हूं कि उस समय मैं विरोध नहीं कर पाए, मैं रविंद्र को नहीं रोक पाई, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वही बातें अब तक चलती रहे। रविंद्र ने जो किया उसकी सजा उसे कानून दे देगा, पर बाकी बच्चों की कहीं से कोई गलती नहीं है, तो उन्हें हम सजा क्यों दें? इसलिए हमने खुशी खुशी रिद्धिमा को स्वीकार किया है, तो वही अभियान और जानू का रिश्ता भी भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। जिया ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो आप माँ। तभी वीरेंद्र की वाइफ बोली, ठीक है माँ, बस आप लोगों का पक्ष जानना चाह रहा था, क्योंकि भाई साहब की तरफ से मेरे पास खबर आई थी कि मैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश करूं। वकील की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, पर मैं आप लोगों का मन जानना चाह रहा था कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी हमेशा से भाई साहब ही गलत लगे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी सुनी है और किसी की नहीं। सविता और कविता को मैं भी बहुत चाहता था, और उस समय जब वह घटना हुई तब मैं यहाँ नहीं था, इस बात का मुझे भी अफसोस है। अगर मैं होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, पर बाद में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। मुझे तो आपका बहुत बहुत एहसान है भाभी, कि आपके कारण कम से कम मेरी एक बहन जिंदा है और आज अपने परिवार के साथ सुखी है। वीरेंद्र ने कहा, हाँ, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि पुरानी बातों को यही खत्म करो। आगे कभी भी रिद्धिमा के सामने भी इस तरह की चर्चा मत करना। उसे हम लोगों ने दिल से अपनाया है, करण उसे चाहता है। करण और रिद्धिमा ने एक दूसरे को चुना है, और अब हमें पुरानी बातों को लेकर या पुरानी दुश्मनी की चर्चा करके नए रिश्तों में किसी भी तरह की खटास नहीं लानी चाहिए। जिया बोली, जी माँ, मैं समझ गया, मेरी तरफ से कभी दोबारा बात नहीं होगी। वीरेंद्र बोले, और फिर वह भी उठकर अपने कमरे में चले गए। जाओ तुम भी आराम करो, बहुत रात हो गई है, पूरा दिन निकल गया आने जाने में। जिया बोली और उठकर जाने लगी। माँ, क्या आपको मैं गलत लगती हूँ और सिर्फ मेरा मन रखने के लिए आप मेरा साथ दे रही हो? रमा ने जिया का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने मन पर कोई बोझ मत रखो, मुझे तुम बहुत सही लगती हो। सच कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर आए। भले तुम सामने कभी रविंदर का विरोध नहीं कर पाए, पर पीठ पीछे तुमने इस घर का भला चाहा और उसके खिलाफ जाकर चीजें की। चाहे फिर वह सविता को बचाना हो, जानू को जिंदा रखना हो, उसे पढ़ाना लिखाना हो, या फिर आज जाकर जानू की सच्चाई उस घर में बताकर सब कुछ सही करना हो। मुझे बहुत खुशी है रमा कि तुम एक समझदार औरत निकली। काश कि मेरा रविंद्र भी ऐसा ही होता, तो आज बहुत कुछ सही होता और उसे यूं सजा न मिल रही होती। जिया ने कहा और गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चली गई। जानती हूँ माँ, आपके बेटे हैं, वह तो तकलीफ तो आपको हो रही होगी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज सालों बाद ही सही आप कम से कम सही और गलत के बीच चुनने में कामयाब रही, और अपना फैसला लेने में भी। अगर यही हिम्मत है अपने सालों पहले दिखाई होती, तो आप सबकी जिंदगी कुछ अलग तरीके की होती।
पर कोई बात नहीं है, अब सब ठीक हो गया है तो अब मुझे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है, रमा ने कहा और वह अपने कमरे चली गई। करण के कमरे में करण बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। रिद्धिमा ने जाकर उसके कंधे पर सिर टिका लिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? रिद्धि बोली। कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि जब जानू को सारा सच पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। तुमने हालांकि अभिमान को समझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि अभिमान जानू को समझा देगा, पर फिर भी न जाने क्यों मन में एक डर लग रहा जानू को लेकर। करण ने रिद्धिमा की आंखों में देखा। बहुत नाजुक दिल है उसका। वह लोगों पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं कर पाती है। बहुत कम लोगों पर विश्वास है उसे, जैसे कि माँ में, और उसके बाद शायद अभिमान। अभिमान का धोखा कहीं उसे तोड़ ना दे। करण बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुन्ना उसे समझा देगा, संभाल लेगा, और फिर पूरे घर के लोग भी तो है, सब समझा देंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम हो, मैं हूं, हम लोग सब सही करने की कोशिश करेंगे करण, क्योंकि जो बीत चुका है वो हमारे हाथ में नहीं था, पर आने वाला कल हमारे हाथ में है। और उस आने वाले कल में मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मुन्ना और जानू भी हमेशा खुश रहे, पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जिए। रिद्धिमा बोली, ये तो मेरा बेटा नहीं हो सकता जो इतना कमजोर, तो अभिमान अंबिका वाजपेयी नहीं हो सकता। अंबिका ने उसके चेहरे से हाथ लगाकर कहा तो अभिमान ने भरी आंखों से उसे देखा। मुन्ना मेरा तो बहुत मजबूत था, जब 5 साल का था तब मुझसे दूर चला गया, मेरे कहने पर अकेला रहा, खुद को मजबूत बनाया, और आज जब इतना बड़ा हो गया है तब इस तरीके की बातें कर रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने नहीं सिखाया मेरे मुन्ना को, अंबिका बोली तो अभिमान ने नजरें झुका ली। मेरा मुन्ना तो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है, हर स्थिति में जीतना जानता है, इस तरीके से हारे हुए लोगों की तरह बातें करना तो मेरे बेटे ने कभी सीखा ही नहीं था। अंबिका बोली, इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है मम्मी, हर किसी से लड़ सकता है, हर किसी के खिलाफ जा सकता है, पर बात जब अपनों की आती है तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। आप और जानू जिंदगी है मेरी, आप दोनों के कोई खिलाफ नहीं जा सकता, आप दोनों को हट नहीं कर सकता मम्मी, मैं इसलिए कमजोर पड़ रहा हूं। पर यहां तुम्हें कमजोर नहीं होना है, मजबूत बनना है, क्योंकि सवाल सिर्फ जानू का या मेरा नहीं, सवाल तुम्हारी जिंदगी का है, तुम्हारे प्यार का है, तुम्हारे और जानू के भविष्य का है, और अपना भविष्य यूं ही तो बर्बाद नहीं होने दोगे ना। अपने और जानू के भविष्य के लिए तुम्हें कोशिश तो करनी होगी ना। मुन्ना और जाह्नवी को यहाँ वापस लेकर आना ही होगा। थोड़ा टाइम दो, 1-2 दिन का उसे संभलने के लिए, पर तुम्हें उसे यहाँ लाना ही है। उसे कैसे मनाना है, क्या करना है, ये तुम जानो और तुम समझो। बाकी तुम्हारा साथ देने के लिए हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। जब उसकी चाहता में तुम दुनिया के खिलाफ जा सकते हो तो उसी प्यार के लिए उसे मनाओ, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसे कितना चाहते हो। अंबिका ने कहा तो अभिमान ने उसे देखा और वापस से उसके गले लग गया। थैंक यू मम्मी, कोशिश करना मेरे हाथ में है और मैं कोशिश करूंगा, पर मैं जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप मेरे साथ हो तो सब सही हो जाएगा। जबरदस्ती करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते बल्कि प्यार और विश्वास से बनते हैं। जो विश्वास उसने खोया है उस विश्वास को फिर से बनाओ, उसका अपने ऊपर उसका विश्वास हासिल करो, समझे? अंबिका ने कहा तो अभिमान ने गर्दन हिला दी। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, सब लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, अंबिका बोली और कमरे से बाहर निकल गई। अभिमान ने अपना फोन खोला और जानू की तस्वीर को देखा। जानता हूं तुम्हें बहुत हर्ट किया है मैंने, पर साथ ही साथ एक सच्चाई ये भी है कि तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। पर इस बार कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हारा मन गवाही नहीं दे, कोई भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। जब तुम दिल से मुझे माफ करोगी और हमारे रिश्ते में वापस आना चाहोगी तभी तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बचपन से बहुत कुछ हुआ है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। अभिमान ने खुद से ही कहा और फिर वह रेडी होकर नीचे आ गया। सबने नाश्ता किया, फिर अंबिका ने अभिमान की तरफ देखा। तो फिर हम चले जाह्नवी से मिलने के लिए, अंबिका बोली। अभिमान ने वैभव को देखा तो वैभव ने भी उम्मीद से पलके झपकाए। मम्मी, मैं आपकी कंसर्न समझता हूं और मेरे लिए आपका प्यार भी, पर प्लीज उसे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं इस तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता कि उसे लगे कि कभी भी उसकी नहीं सुनी जाती। हर कोई उसे पर अपनी मर्जी थोपता है, उसे थोड़ा समय दीजिए, समझने दीजिए। और फिर वैसे भी वह बोलकर गई है ना कि दिया की शादी तक वहां रुकेगी, तो फिर उसको रहने दीजिए ना, धीमे धीमे करके मैं उसे समझा लूंगा। अभिमान ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अंबिका बोली। वह ठीक कह रहा है अंबिका बहू,
जल्दबाजी कई बार रिश्ते खराब कर देती है। थोड़ा सा समय दो जाह्नवी को समझने के लिए और सोचने के लिए। सुधाकर ने कहा, ठीक है, जैसा आप लोग बोले। चलो फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। बहुत सारे काम है करने के लिए और मैं नहीं चाहती कि मेरे श्रेय की शादी में कोई भी कमी रहे। वैसे भी मुन्ना और रिद्धि ने तो जल्दबाजी में शादी कर ली तो कुछ भी नहीं कर पाए हम। अंबिका बोली, सॉरी मम्मी उसके लिए, पर परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि समझ नहीं आया कुछ भी। मुझे लगा कि जाह्नवी से शादी करूंगा तो उसकी लाइफ सेफ हो जाएगी। अभिमान ने कहा, अरे मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। सच कहूँ तो मैं शिकायत करना ही नहीं चाहती। बस मैं तो बोल रही हूँ ऐसे ही, और अब तुम भी काम पर लगो। छोटे भाई की शादी है समझे। अंबिका बोली तो सब मुस्करा उठे। उधर करण और रिद्धिमा भी पुलिस स्टेशन निकल गए और रविंद्र और पटेल के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने लगे ताकि केस फाइल किया जा सके। दोनों ने अपनी तरफ से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। इसके अलावा अविनाश गोयल से भी बात उनकी हो गई थी और वह गवाही देने के लिए तैयार थे। रमा घर में रसोई का काम समेटकर बाहर हॉल में आई तो देखा जिया बाहर जाने के लिए तैयार थी। आप कहीं जा रही हो माँ? रमा ने पूछा। हाँ, रविंद्र से मिलने के लिए जा रही हूँ। यही के पुलिस स्टेशन में है, वह बताया मुझे करण ने। मैं भी आपके साथ चलती हूँ माँ, रमा ने कहा। ठीक है चलो, जिया बोली और रमा को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। करण और रिद्धिमा उन लोगों को देखा तो रविंद्र से मिलने की इजाजत दे दी। रविंद्र ने उन दोनों को देखा तो नजरें झुका ली। रमा ने कोई भी बात नहीं की और फिर चुपचाप वहीं एक तरफ खड़ी हो गई। जिया ने रविंद्र के हाथ के ऊपर हाथ रखा तो रविंद्र ने जिया की तरफ देखा। बेटा तुम्हारी माँ हूँ, शायद गलती मेरी परवरिश में थी जो तुम्हें सही सीख नहीं दे पाए। जिया बोली तो रविंद्र की आंखों में नमी आ गई। बावरा मन, गलतियां इंसान से होती हैं, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तुमने बहुत गलतियां की है बेटा, अब अपनी माँ के कहने से इन गलतियों का प्रायश्चित करो तो शायद तुम्हारे मन का बोझ कुछ काम हो जाए। जिया ने कहा तो रविंद्र की आंखों में पश्चाताप आपके आंसू आ गए। जानती हूं मैं आसान नहीं होता प्रायश्चित करना, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी आंखों को देखकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें एहसास करा दिया है और साथ ही साथ परिस्थितियों ने भी। बेटा किसी का जीना और मरना भगवान के हाथों में होता है और जो इंसान खुद भाग्य विधाता बनकर यह निर्णय लेता है उसका परिणाम वही होता है जो तुम्हारा हुआ है। जिया ने कहा, माँ मैं समझ रहा हूँ सब और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई। आगे मुझे हर सजा स्वीकार है। रविंद्र बोला, बस यही मुझे तुमसे उम्मीद थी। मैं आज तुमसे मिलने के लिए यही देखने के लिए आई थी कि तुमने क्या सोचा है। अभी भी तुम्हारे मन में बदले की भावना है? अभी तुम्हारे मन में गुस्सा है या तुम प्रायश्चित की राह पर चल पड़े हो? जिया ने कहा, आपको क्या लग रहा है माँ? रविंद्र बोला, मुझे लग रहा है कि देर से ही सही पर अब मेरे बेटे ने सही रास्ता अपना लिया है। जिया बोली, तो बस विश्वास रखिए अब आपका बेटा दोबारा नहीं भटकेगी। बहुत भटक लिया, बहुत गलत कर लिया, पर अब नहीं। अब जीवन के अंतिम साल सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के साथ बिताना चाहता हूँ। अपनी मनमर्जी से और अपनी जिद में कई जिंदगियां बर्बाद की है माँ, और शायद कई जिंदगियों पर अभी भी असर है। अब बस चाहता हूँ कि सब कुछ सही रहे, खासकर करण और जानू की जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आए। रविंद्र ने कहा तो जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने रविंद्र के चेहरे से हाथ लगाया। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब सही होगा। सच्चे मन से प्रायश्चित की तरफ चलो तो तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा और इसका अच्छा फल तुम्हारे परिवार को भी मिलेगा। जिया ने कहा, माँ आप निश्चिंत रहिए, अब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। रविंद्र ने कहा। थोड़ी देर और रविंद्र से बात करने के बाद जिया और रामा वापस घर आ गए। रविंद्र ने रमा से कोई बात नहीं की और न ही रमा ने रविंद्र से कोई बात की। वैसे भी काफी कुछ बिगड़ चुका था उन दोनों का रिश्ता और एक दूसरे से कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उधर जानू दिया के साथ मार्केट चली गई। उसने दिया के साथ शॉपिंग की और उसके बाद एक वकील से मिलने चली गई और वहां से बातचीत करके वापस आ गई। जानू एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारी बहन हूं मैं तो तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। तुम ये जो कर रही हो वह ठीक है क्या? दिया ने कहा, पता नहीं ठीक है या नहीं, पर अभी हाल फिलहाल यही चाहती हूं मैं, जानू ने कहा। और फिर दोनों घर आ गई और उसी के साथ घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। अगले दिन जानू नींद में थी तभी तेजा और सविता उसके पास आए और उसके दोनों तरफ बैठ गए। हैप्पी बर्थडे बच्चा, तेजा और सविता बोले तो जानू ने आंखें खोली। हैप्पी बर्थडे बेटा, ईश्वर तुम्हें सादा खुश रखे, तेजा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। थैंक यू पापा, मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, सविता ने उसके माथे को चूमकर कहा। थैंक यू माँ,
पता है ऐसा ही सपना हम बचपन से देखते आए हैं। हम हमेशा ऐसा लगता था कि हमारी माँ और पापा हमारे पास में है और इससे पहले कि आप दोनों का चेहरा साफ होता हमेशा हमारी आंख खुल जाती थी और दिल बेचैन हो जाता था। फाइनली भोलेनाथ की कृपा से हमारा ये सपना पूरा हो गया और आज आप लोग हमारी जिंदगी में आ गए। जानू ने दोनों के गले लग के कहा, हाँ बेटा, मैं भी हमेशा से एक ही सपना देखा था कि कब तुम में और तुम्हारे पापा हम तीनों साथ में हो, और देखो सब कुछ सही हो गया है। और सच कहूं ना तो शायद ये सब कुछ सही अभिमान की वजह से ही हुआ है। अगर अभिमान तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया होता तो शायद कभी भी मैं तुम और तुम्हारे पापा नहीं मिले होते। अनजाने में ही सही, पर अभिमान ने हम बिछड़े परिवार को मिलाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सविता ने कहा। जानू ने कोई जवाब नहीं दिया और न जाने किस सोच में डूब गई। तेजा ने सविता की तरफ देखकर पलके झपकाए तो सविता ने जानू के कंधे पर हाथ रखा। जानती हूँ बेटा, बहुत कुछ सहा है तुमने, बहुत तकलीफ हुई है और सबसे ज्यादा तकलीफ शायद अभिमान का सच जानकार हुई है। पर बेटा एक बात कहना चाहूंगी, कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जैसे मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम्हारे पापा मुझे लेने नहीं आए, शायद मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, पर उनकी क्या मजबूरी थी यह मैंने कभी जाना ही नहीं और ना ही कभी समझा। सच्चाई जब मुझे पता चली तब पता चली, पर तब तक तो मैं इन्हें गलत ही समझ रही थी, सविता ने कहा। जानू ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। ठीक उसी तरीके से बेटा, अभिमान की भी पूरी सच्चाई तुम नहीं जानती हो। उसने जो किया सो गलत किया, पर किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, एक बार इस विषय में भी तुम्हें सोचना चाहिए बेटा। क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जो उसके माता पिता सिखाते, और यहाँ पर मैं अंबिका भाभी की भी गलती नहीं मानती, क्योंकि जो घटना घटी उस समय उस स्थिति में किसी को भी गुस्सा आना, किसी को भी नाराजगी होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे में इंसान के मन में बदले की भावना आ ही जाती है। और उस बदले के लिए उन्होंने अपने बेटे को चुना, तो कहीं से भी अभिमान उतना गलत नहीं है बेटा, बस परिस्थितियों गलत थी और अब धीमे धीमे सब सही हो रहा है, तो उन पुरानी गलतियों के कारण तुम्हें अपनी नई जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, सविता बोली। जानू ने अभी भी कोई बात नहीं की। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। तो क्या जानू समझेगी, जानेंगे जल्दी ही।